हेलो बच्चों, मैं हूँ गुड़िया सिंह और आप देख रहे हैं जीएस एजुकेशन पॉइंट। हर बार की तरह मैं फिर से लेके आई हूँ आपका पार्ट 4 जीव विज्ञान एम वीवीआई सब्जेक्टिव, मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव। इसमें मैंने क्लास 10th के बायोलॉजी के सब्जेक्टिव के बारे में चर्चा की है। चलिए आज हम अपने इस क्वेश्चन के सीरीज को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पित्त क्या है? मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। पित्त गाढ़ा एवं हरा रंग का एक क्षारीय द्रव है जो यकृत द्वारा स्रावित होता है। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक बात याद रखिएगा, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है कि पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है, तो उसका आप आंसर लिख सकते हैं यकृत के द्वारा। पित्त में कोई एंजाइम नहीं होता है, लेकिन यह पाचन की क्रिया में बहुत आवश्यक है। पित्त वसा को वसीय अम्लों में परिवर्तित करता है, जिसे बाद में पाचन तंत्र द्वारा अवशोषित किया जाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वयंपोषी एवं विषमपोषी में क्या अंतर है? हम इसके आंसर को समझते हैं। स्वयंपोषी एवं विषमपोषी में निम्नलिखित अंतर है। स्वयंपोषी, विषमपोषी वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वयंपोषी कहलाते हैं, लेकिन वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं विषमपोषी कहलाते हैं। इसमें जीव के शरीर में भोजन का निर्माण होता है और इसमें जीव भोजन के लिए किसी और पर निर्भर करते हैं। जैसे कि हम लोग अपना भोजन अपने शरीर में नहीं बनाकर बाहर बनाते हैं और किसी और चीज़ पर निर्भर करते हैं, लेकिन पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। इसमें भोजन निर्माण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा होता है और विषमपोषी में भोजन निर्माण नहीं होता है शरीर के भीतर, यह शरीर के बाहर शरीर की सहायता से भोजन का निर्माण किया जाता है विषमपोषी में। अगला है, इसमें भोजन के लिए अकार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है, जैसे सभी हरे पेड़ पौधे एवं युग्लिना। युग्लिना एक ऐसा जीव है जो इसमें युग्लिना जो होता है वो एक ऐसा जीव है जो जीव होते हुए विषमपोषी नहीं स्वयंपोषी है। पेड़ पौधा के अलावा एक युग्लिना ही है जो स्वयंपोषी है। विषमपोषी में इसमें जंतुओं को भोजन के लिए कार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है, जैसे अमड़वेल, जीवाणु, कवक आदि। अमड़वेल ये लत्ती के तरह होता है पीला रंग का, जो पेड़ पौधों पे रहता है और उससे अपना भोजन प्राप्त करता है। चलिए उम्मीद है कि आप ये आंसर अच्छे से समझ गए होंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, पादप हार्मोन क्या है? वैसे हार्मोन जो पेड़ पौधों में वृद्धि, विभेदन, विकास, फल का पकना, पत्तों का गिरना आदि संबंधी क्रियाओं का नियंत्रण करता है, पादप हार्मोन कहलाता है। पादप हार्मोन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। आपके बायोलॉजी के बुक में इसके 5 प्रकार दिए हुए हैं: ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथेलिन। कभी कभी आपसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, इथेलिन इस सब के बारे में अलग अलग से पूछ दिया जाता है। तो ऑक्सिन जो हार्मोन है, पादप हार्मोन, वो पेड़ पौधों के शीर्ष स्तंभों में बनने वाला हार्मोन है। ये एब्सिसिक एसिड जो है ये पत्तियों को गिराने वाला हार्मोन है और इथेलिन जो है ये फल पकाने वाला हार्मोन है। आप इतना याद रखें, ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जा चुका है। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नर तथा मादा हार्मोन के नाम एवं कार्य लिखें। नर हार्मोन के नाम टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन। नर हार्मोन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन। एंड्रोजन की चर्चा उतनी नहीं की गई है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन के बारे में बताया गया है। यह शुक्राणुओं के निर्माण में सहायक होता है टेस्टोस्टेरोन। मादा हार्मोन पहला एस्ट्रोजन है, दूसरा प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन जनन शक्ति का विकास एवं द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। मादा में एस्ट्रोजन जो होता है वो जनन शक्ति का विकास करता है एवं द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। प्रोजेस्टेरॉन भ्रूण के विकास में सहायक होता है और भ्रूण के पोषण में सहायक होता है। मादा का दूसरा हार्मोन जो होता है वो भ्रूण के विकास में और भ्रूण के पोषण में सहायता करता है। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता है? इसका आंसर देखिए, महिलाओं में अंडाणु का निर्माण 9 से 11 वर्ष की आयु में सामान्यतः शुरू हो जाता है, परंतु उस समय महिलाओं का शरीर पूर्णतः बच्चे को जन्म देने के लिए विकसित नहीं होता है। इसलिए
अंड निषेचन की क्रिया नहीं होती है और वह धीरे धीरे टूटने लगता है। जब अंडा निषेचित नहीं होता है तब वह इंडोमेट्रियम की दीवार गर्भाशय में टूटकर चला आता है और गर्भाशय के आंतरिक परत के साथ टूटकर ब्लड के साथ बाहर आ जाता है और रक्त के साथ योनि के रास्ते समय समय पर बाहर निकल जाता है। जिस अंडे का निषेचन नहीं होगा वो अंडा टूट के योनि के रास्ते बाहर चलाएगा। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? अर्थात हम मनुष्यों में बच्चे का जो होता है वो लिंग निर्धारण कैसे होता है, उस चीज को यहाँ पे समझना है। मानव में दो प्रकार के व्यष्टि या जीव शरीर होते हैं, पहला नर तथा दूसरा मादा। इन दोनों में क्रोमोसोम 23 जोड़ी के रूप में पाया जाता है, परंतु नर तथा मादा में 22 जोड़ी समान होता है। 22 जोड़ी क्रोमोसोम जो होते हैं वो समान होते हैं, जो लिंग निर्धारण में भाग नहीं लेते हैं। 23वां जोड़ा लिंग क्रोमोसोम कहलाता है, जो पुरुष में XY तथा महिलाओं में XX के रूप में रहता है। यही लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि पुरुष में लिंग क्रोमोसोम कौन सा होता है, तो आप लिखिएगा X और Y। पुरुष में 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन 22 जोड़े को ऑटोसोम कहा जाता है। पुरुष जो होता है उसमें 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं और महिलाओं में भी 23 जोड़े क्रोमोसोम ही होते हैं, लेकिन इसमें 22 जोड़ा ऑटोसोम होता है और एक होता है लिंग क्रोमोसोम, एक जोड़ा। इसमें भी 22 जोड़ा ऑटोसोम और इसके बाद आएगा लिंग क्रोमोसोम। इसमें देखिए लिंग निर्धारण कैसे होता है। मुख्यतः लिंग निर्धारण के लिए नर का, पुरुष का या पिता का क्रोमोसोम उत्तरदायी होता है। अगर निषेचन के समय पिता का X क्रोमोसोम गया तो बेटी बनेगी, जो संतान उत्पन्न होगा वो लड़की होगी। और अगर पिता का Y क्रोमोसोम गया तो जो संतान बनेगा वो लड़का होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि बच्चे में लिंग निर्धारण मुख्य रूप से पिता के क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है। यहाँ पे आप इस आंसर को अच्छे से समझे होंगे और हम यहाँ पे इसको बांट के बता दिए हैं कि कैसे कैसे लड़का और लड़की का निर्माण होता है। उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, मछली, मच्छर, केचुआ और मनुष्य के मुख्य श्वसन अंगों के नाम लिखें। बच्चों ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, आपके क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है, उसी से मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसमें लिखेंगे मछली, मच्छर, केचुआ और मनुष्य के मुख्य श्वसन अंग निम्नलिखित हैं। उसके बाद लिखेंगे मछली में गिल्स पाया जाता है श्वसन के लिए, क्योंकि ये एक जलीय जीव है। इसमें अगर फेफड़ा होगा तो ये श्वसन नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये जब सांस लेती है तो इसमें ऑक्सीजन के साथ साथ पानी भी जाता है। गिल्स उस चीज़ को, पानी को और गैस को अलग करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, इसलिए मछली में गिल्स पाया जाता है श्वसन अंग के रूप में। मच्छर में श्वास नली या ट्रैकिया पाई जाती है। केचुआ में त्वचा या कोशिका झिल्ली पाई जाती है। त्वचा में जो कोशिका झिल्ली होती है मुख्य रूप से उसी से श्वसन होता है केचुआ में, तो यह हम लिख सकते हैं यहाँ पे त्वचा। और मच्छर में पूछे तो बस श्वास नली या ट्रैकिया लिख सकते हैं। मनुष्य में फेफड़ा, आप तो जानते ही होंगे कि मनुष्य में हम फेफड़ा हमारे श्वसन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये बहुत मदद करता है और हम लोग में श्वसन अंग फेफड़ा ही है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में अंतर बताइए। ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। चलिए इसका आंसर देखते हैं। लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में निम्नलिखित अंतर है। लैंगिक जनन, इस जनन में नर तथा मादा दोनों की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन में एक नर होगा और एक मादा होगी, तभी यह जनन संभव है। इस जनन में सिर्फ एक व्यष्टि शरीर ही भाग लेता है, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम आदि, ये सब जो होते हैं अलैंगिक जनन करते हैं। और मनुष्य, मेढक, ये सब लैंगिक जनन के उदाहरण हैं।
तो आप देखते हैं कि मनुष्य में 2 वेष्टि की आवश्यकता होती है लैंगिक जनन करने के लिए, और अमीबा अपने ही शरीर से कई जीवों का निर्माण कर देता है, कई बच्चों का निर्माण कर देता है। अतः हम कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन में सिर्फ एक वेष्टि शरीर से ही अनेक बच्चों का निर्माण होता है। इसमें अगला है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है तथा समसूत्री भी। लैंगिक जनन जो होता है इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है शुरुआत में, और बाद में समसूत्री विभाजन होता है। लेकिन अलैंगिक जनन में सिर्फ और सिर्फ समसूत्री विभाजन होता है, क्योंकि यहाँ पे निषेचन की क्रिया नहीं होती है। डायरेक्ट एक वेष्टि जीव अपने ही शरीर को तोड़कर नए जीव का निर्माण करते हैं, इसलिए इसमें बस समसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। चलिए आगे है, लैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया होती है और अलैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया नहीं होती है। इसमें 2 वेष्टि होते हैं, इसमें 1 वेष्टि होते हैं, इसलिए इसमें निषेचन की क्रिया होती है, इसमें नहीं होती है। चौथा नंबर है, यह उच्च श्रेणी के जंतुओं में पाया जाता है। यह वैसे जंतुओं में पाया जाएगा जो उच्च श्रेणी के हैं, जिनका पूर्ण अंग विकसित हो चुका है, और यह वैसे श्रेणी के जंतुओं में पाया जाएगा अलैंगिक जनन जो निम्न श्रेणी के जंतु हैं, जिनका शरीर पूर्णतः विकसित नहीं हो पाया है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस सेशन को हम आगे और लेके आएंगे, और अभी तक मैं जितना क्वेश्चन लेके आई हूँ, उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोगों को वो अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी तरह आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, क्वेश्चंस को समझते रहिए। ये आपके 2024 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, आपको बहुत सहायता मिलेगी इस चीज़ से। धन्यवाद।